ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर बात हो रही है। वेनेजुएला को लेकर जो ट्रंप का रुख है और इस रुख के खिलाफ जिस तरह से तमाम देश खड़े हो रहे हैं। हमने ग्रीनलैंड की बात की, डेनमार्क की बात की, चीन, रूस की बात की, फ्रांस की भी बात करनी बहुत जरूरी है। इमैनुअल मैक्रोन ने अमेरिका के इस कदम को गलत बताया। ट्रंप अब मैक्रो से इतना चिढ़ गए हैं कि उन्होंने उनकी मिमिक्री कर दी। ट्रंप ने उनकी न सिर्फ मिमिक्री की, उनका मजाक उड़ाया। और मैक्रो की मिमिक्री करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैक्रो को दवा के दाम बढ़ाने के लिए टैरिफ की धमकी दी तो मैक्रो गिड़गिड़ाने लगे और दवा के दाम बढ़ाने के लिए मान गए। मुझसे कहा कि ये बात किसी को ना बताएं, इससे उनकी बेइज्जती हो जाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप हैं, सोचिए जरा। भाई ऐसा तो हमारे गली मोहल्ले का छोटा बच्चुआ टिप्पणी भी कर रही है, हंसने छोटा के अलावा बच्चुआ भी कोई भी। बात नहीं। भाई मैं कह रहा हूँ अब कि मैं तो दिखा देती हूँ ना 12th क्लास का बच्चा जो इमैच्योर बच्चा होता है ना, वो भी इमेच्योर इज द इतना राइट इस वर्ड प्रकार की बात नहीं करता है। कई बातें तो राष्ट्राध्यक्षों को भी में दिखा देते हैं इतनी सर। गंभीर होती है। मैच्योर बच्चा है ना, मैच्योर टू इमेच्योर। जरा ये हमेशा रिएक्शन ऐसा दिखा कोट दें सर। बांधते ही क्यों निकलते हैं? रिएक्शन दिखा दें सर। Emmanuel said to me, Donald, you have a deal. I would love to increase my prescription drug prices by 200% or whatever. I would love to do it. It'd be such an honor. Whatever you want, Donald, please. Don't tell the population. Please, Donald, I beg you. Every country said the same thing. No, 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 we will not do this. स्टैंड अप कॉमेडियन बन गए हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप? क्या स्टैंड अप कॉमेडियन बन गए हैं? ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। विदूषक बन गए ये। नहीं, देखिए कोई भी राष्ट्रपति, किसी ने नहीं है अपने सोशल ट्रूथ से कोई राष्ट्रपति अपने ट्विटर हैंडल से अपने देश की विदेश नीति चलाए। मुझे इनसे बेहतर कोई उदाहरण दिखाई नहीं दिया है और इनसे बदतर कोई उदाहरण नहीं दिखाई देगा। क्योंकि डिप्लोमेसी में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो पर्दे के पीछे होती है। नरेंद्र मोदी और उनमें बहुत सारी ऐसी बातें भी होंगी। पुतिन के साथ नरेंद्र मोदी की क्या बातें हुई होती वो सिर्फ पुतिन जानते होंगे या नरेंद्र मोदी जानते होंगे, या दोनों कभी अपने मेमोयर्स लिखेंगे तब दुनिया को पता होगी। लेकिन उस गाड़ी में बैठ करके चीन के अंदर उन्होंने क्या बात की, ये पूरी दुनिया में से किसी को पता नहीं है। हम लोग गेस कर सकते हैं बस। और यही तकाजा भी होता है और यही जिसे हम कहते हैं कि एक सामान्य शिष्टाचार या व्यवहार निपुणता इसी में है। लेकिन राष्ट्रपति आकर के रोज आकर के बोले मैंने उसको धमकाया, मैंने उसको धमकाया। ये कोई राष्ट्रपति नहीं है। जैसे गली का गुंडा जो होता है, जो अपने घर से बाहर निकलता है, कहता है अबे क्या है बे, तू क्या है बे, और फिर बंदूक के बगल में उससे साथ जो चलते हैं तो राइफल लटकाए हुए चलते हैं, खुद भी अपने हाथ में रिवॉल्वर कट्टा जो है वो डाले हुए चल रहा है कि जो सामने आएगा उसको निपटा देंगे। तो बाकी लोग क्या कहता है, जी साहब, जी साहब। और जैसे ही आगे बढ़ता है तो दिल्ली की जितनी प्रचलित गालियां होती है, जिसका जिक्र नहीं टेलीविजन पे किया जाता है, किया जा सकता है, वो सारा उसके बारे में दे देता है। ये ऐसा है, ये ऐसा है। और उसकी माँ बहन की जितनी गालियां होती हैं वो सब के सब उसको समर्पित हो जाता है पूरी श्रद्धा के साथ। ट्रंप के लिए जितने राष्ट्राध्यक्ष होंगे लगभग ऐसी ही उनके मन में होगा इनके लिए। कोई ट्रंप को रिस्पेक्ट से नहीं देखा क्या मतलब स्टेटस होता है राष्ट्रपति और का? ये उनका अपमान नहीं है, ये पूरे अमेरिकियों का अपमान है। अमेरिका का अपमान है, उस पद का अपमान है, उस स्टेचर का अपमान है। मीनाक्षी ये पहली बार राष्ट्रपति नहीं बने, ये एक बार रह चुके हैं। वो तब तो ठीक है। तब क्या तो हो वो गया? पहला कार्यकाल उनका ठीक अब था। क्या हो गया फिर अब इनको? दूसरे कार्यकाल का उम्र इस का तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, उम्र का जबकि पहले कार्यकाल में उन्होंने सबके साथ बेहतर किया। प्रधानमंत्री के साथ उनके संपर्क अच्छे रहे, दुनिया में उन्होंने बेहतर करने की कोशिश की, अमेरिका के लिए उन्होंने बेहतर किया और शायद इसलिए उनको दूसरी बार रिपब्लिकन टिकट दिया और इतने प्रचंड इससे वो जीत कर आए कि जनता ने आपको इतना मैंडेट दिया है। और आपने जो मागा का जिक्र किया था कि भाई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और जनता को लग रहा था कि भाई आप अमेरिका को ग्रेट करोगे, तो आप पूरी दुनिया में अमेरिका को ग्रेट करने के बजाय आपने आज तो पूरे अमेरिका को शर्मिंदा कर दिया। अमेरिकन वासी सोचते होंगे कि हमारा एक स्टेटस था दुनिया में, हमारा एक नाम था,
अमेरिका का एक नाम था कि भाई वो छोटे देशों को सपोर्ट करता है, समर्थन देता है, आर्थिक मदद करता है, दुनिया की संस्थाओं को इंडिपेंडेंसी के लिए पैसा देता है कि नहीं दुनिया में आपका रहना चाहिए। आज ट्रम्प ने वो सारा धराशायी कर दिया। जितनी बड़ी संस्था थी, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, संयुक्त राष्ट्र हो, पैसा देना बंद कर दिया। आपने अपनी दादागिरी शुरू कर दी। आपने अपने देश के अंदर, दुनिया के अंदर आपने टैरिफ बढ़ाना शुरू कर दिए। आप लोगों को टैरिफ छोटे देशों को लगाते नहीं थे कि भाई बहुत छोटे देश है, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, हम सपोर्ट करेंगे। आप उनसे मोलभाव कर रहे हो, आप उनकी कीमत लगा रहे हो। आप कह रहे हो कि ग्रीनलैंड की कीमत बताइए कितना है, हम पैसा देके आपको खरीद और ऐसा लेंगे। भी नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप की इतनी बदनामी हो रही है, उनकी इतनी आलोचना हो रही है तो उनको पता नहीं है, उनको सब पता है, फिर भी वो ये कर रहे हैं। वेनेजुएला, हाँ, हु केयर्स। वेनेजुएला को लेकर ट्रंप का जो असली मकसद था वो तो पूरा हो गया। ट्रंप ने खुद इसका खुलासा किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया। ट्रंप ने बताया कि वेनेजुएला 30 से 50 मिलियन बैरल तक हाई क्वालिटी तेल अमेरिका को देगा। इसे अमेरिका मार्केट रेट पर बेचेगा और फिर उस पैसे पर सिर्फ अमेरिका का अधिकार होगा। मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद अमेरिका की यह सबसे बड़ी आर्थिक सफलता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तेल की कीमत $2 अरब तक हो सकती है। ट्रंप के मुताबिक यह समझौता इस बात का संकेत है कि वेनेजुएला की सरकार उनकी मांग मान रही है, क्योंकि धमकी तो यही दी थी ट्रंप ने। उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी कि वेनेजुएला अगर इस बार भी नहीं सुनेगा तो जो अंतरिम राष्ट्रपति बनी है फिर उनका हश्र तो मादुरो से भी ज्यादा बुरा होगा। अमेरिका के लिए पूरे दरवाजे खुल चुके हैं वेनेजुएला के। इससे पहले अमेरिका ने मादुरो पर दबाव बनाया ही था। ट्रंप दरअसल जो कंट्रोल चाहते थे उन्होंने बस ये बताया है, इस पोस्ट के जरिए उनको वो पूरा कंट्रोल मिल चुका है। जो उनके हित थे वो हित सद गए हैं। विजय जी, इससे ये साफ हो गया ना कि ट्रंप जो बोल रहे थे, जिस तरह से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो को अरेस्ट करके वो लेकर आए, वो एक ड्रग्स के मामले पे, तो वो एक बहाना था। असली मकसद तो यही है, ऑयल को लेकर, जिस पर हम लोग लगातार चर्चा करते रहे कि वेनेजुएला के ऑयल पर, तेल पर उनकी सबसे बड़ी नज़र है। और जिस तरह से जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनको भी जिस धमकी दी उन्होंने और कहा कि भाई ये नहीं चलेगा और मैं हमला करूँगा, तो अब केवल धंधे को वो डिप्लोमेसी और देशों पर कब्जा करने की नीति बना रहे हैं। ये बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली है। देश और खड़े हो रहे हैं। वेनेजुएला के मामले में भी बहुत सारे देशों ने विरोध किया है ट्रंप का, मगर ये साफ हो गया कि वो डिप्लोमेसी करते ही नहीं, वो केवल धंधा जो है अपना कर रहे हैं। और जो बात बताई गंदा है पर धंधा है। हाँ, गंदा है पर धंधा है, लेकिन उन्हीं के लिए यही अच्छा है और वो धंधे के लिए कहीं तक भी जा सकते हैं। जो बात हमने शुरू में प्रोग्राम में की थी ना कि वो प्रधानमंत्री जी के साथ फिर से थोड़ी मीठी मीठी बातें करने लगे, वो भी धंधा ही है, क्योंकि धंधे पर जो चोट लगी है अपाचे पे, तो उस वजह से वो अब फिर से वहीं पर आए। और वेनेजुएला को लेकर तो खुद ने साफ कर दिया ये बात, कोई और नहीं कह रहा। जब वो कह रहे हैं भाई ऑयल को लेकर मेरा जो मकसद था वो पूरा हो गया और अभी तो वो फिर चलेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। वो पूरी की पूरी वहाँ के जो ऑयल का भंडार है उस पर कब्जा करना उनका मकसद है। ट्रंप इन दिनों अपनी दादागिरी दुनिया के दूसरे देशों पर ही नहीं चला रहे, बल्कि अपने देश में भी वो अपनों के मतलब कुछ ऐसे हैं जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो अब वो बोल रहे हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसकी सिर्फ एक एग्जांपल आपके सामने रख रही हूँ। अमेरिका में एक महिला वेनेजुएला के मुद्दे पर इंटरव्यू दे रही थी। ट्रंप के इस कदम की वो आलोचना कर रही थी और तभी ट्रंप की पुलिस वहां पर पहुंची और महिला को बीच इंटरव्यू लाइव कैमरों के सामने ही ये देखिए कैसे गिरफ्तार कर लिया। ये भी दुनिया देख रही है। और महिला का कसूर क्या था? सिर्फ इतना कि उसने ट्रंप को तानाशाह बता दिया था। बोलने की आज़ादी नहीं है क्या? तानाशाह बताया था, क्या कह दिया था? आपने तानाशाही वाला काम भी तो किया है। मादुरो को उठाकर जो आप लेकर आ गए, फिर अपने देश में अपने हिसाब से कोर्ट केस चला रहे हैं, गिरफ्तार कर ली गई। ये उनकी डेमोक्रेसी है। अब खबर ईरान से भी। ईरान पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका और इजराइल कभी भी अटैक कर सकते हैं। इस बीच ईरान के अंदर भी हालात बेकाबू हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। राजधानी तेहरान के ग्रैंड बाजार में जमकर तोड़फोड़, पथराव और आगजनी की खबर है। तेहरान में सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतरकर अयातुल्लाह खामेनेई के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। एक तस्वीर और आपके सामने रख रहे हैं। 100 से ज्यादा शहरों में ये आग भड़क रही है। हमादान, इस्फहान, कौम, मशहद समेत इन तमाम शहरों में जनता सड़क पर है। खामेनेई को सत्ता से बेदखल करने की मांग है। 11 दिन से चल रहे इस हिंसक विरोध प्रदर्शन में 36 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन भीड़ पीछे हटने के लिए कतई तैयार नहीं है। कई सड़कें बंद भी की गई है। कई जगहों पर आग लगाकर सड़कें बंद कर दी गई है। वहां की सरकार कुछ पीनट्स देने की कोशिश तो कर रही है अपने देश की जनता को। वो ये कह रही है कि हम कुछ रियाल देंगे,
कुछ फ्री बीफ शुरू करेंगे, लेकिन इससे काम बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या खामेनेई का अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? हर्षवर्धन जी। ये देखिए, इसमें मुझे लगता है कि अब ज़्यादा संदेह नहीं रह गया है और खामेनेई को ये बात 2022 में समझ लेनी चाहिए थी। किसी भी तानाशाही शासन में अगर किसी को इस तरह से खड़े होकर बोलने का एक साहस हो जाए, जैसा महसा अमीनी को हुआ था, विश्वविद्यालय में उस लड़की ने अपने कपड़े उतार दिए, बिकनी में वो घूमने लगी, सिर्फ इसलिए कि हमारे अधिकार क्या हैं। क्यों? क्योंकि उसको हिजाब बुर्का वो पहनना था। सारी लड़कियों ने वहां हिजाब जलाने का कैंपेन चला, यानी लड़कियां अपने हिजाब को उछालती थी, उसमें आग लगाती थी और उसके वीडियो बनाकर डालती थी। अगर ये साहस हो गया, अब क्या है कि खामेनेई इजराइल का डर दिखाकर, खामेनेई यहूदियों का डर दिखाकर, वेस्टर्न थ्रेट का डर दिखाकर वो बने हुए हैं। वो बार बार इस तरह का अपना, जिसको कहते हैं, तकरीर करते हैं। लेकिन अब वहां के लोग सड़कों पर निकल पड़े और ये जो नौजवान निकले हैं, इनको बहुत साफ है, बड़ी स्पष्टता है। जैसे बार बार ये कहा जाता था ना कि अच्छा खामेनेई गया तो अमेरिका कब्जा कर लेगा। ये कह रहे हैं कि एक बार तुम जाओ, हम तय करेंगे दूसरा कौन आएगा, कैसे आएगा। रजा शाह पहलवी इस पे अपनी भूमिका देख रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से वो लगातार प्रतिदिन वो वहां लोगों से बात करते हैं, उनकी कोर टीम है, उसके जरिए वो अपना एक जो मूवमेंट है उसको क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन वहां के लोग शायद अब इसके लिए तैयार हो गए हैं कि अब खामेनेई का ये शासन हटाना ही पड़ेगा, जिस तरह से अधिकार उन्होंने लोगों के लिए लिए हैं। और बस एक ही खतरा है, जिसको मैं बार बार कहता हूं, अमेरिका कहीं पूरी तरह से वहां काबिज न हो जाए, ये एक खतरा है। ये ईरान के लोगों को ध्यान में रखना है। खामेनेई को हटाओ और अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चुनो। अच्छा, ईरान में खौफ है और पूरा मुल्क क्योंकि बगावत की आग में जल रहा है, जिसकी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप और नेतन्याहू की धमकियां भी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने सोशल मीडिया के जरिए अमेरिका को चेतावनी दी। उन्होंने 2025 में जून की जंग की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि 12 दिनों की जंग में दुश्मन सीज़फायर की भीख मांगने लगा था। कहने लगे कि वो हमसे लड़ना नहीं चाहता, ये दुश्मन बेशक धोखेबाज है। तो ये पोस्ट भी हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं कि अब ये जिन्हें धोखेबाज कह रहे हैं, हम जानते हैं कि इन्हें धोखेबाज कह रहे हैं, लेकिन कहाँ है खामेनेई, वो भी तो लोगों के सामने नहीं आ रहे ना, सब कुछ सोशल मीडिया पर ही चल रहा है। देखिए, पहली बात तो कि ईरान जो है वो वेनेजुएला नहीं है। दूसरी बात, लैटिन अमेरिकन कंट्री होने के नाते लैटिन अमेरिका के नज़दीक वो कंट्री है, साउथ अमेरिका में होने के कारण वो रसिया से उतना काफ़ी दूर पड़ जाता है, जहाँ से उनको सप्लाई जो है, आर्म सप्लाई और सपोर्ट जो है वो उनके लिए मुश्किल है। लेकिन ईरान को यदि रसिया यदि सपोर्ट करना चाहे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ईरान को यदि चाइना सपोर्ट करना चाहे, चाहे वो मिसाइल हो, एटम बम हो या जो भी आर्म्स एमिशन हो, आखिर चाइना और रसिया भी तो चाहेगा ना कि थोड़ा ट्रंप की दांत को जितना तोड़ा जा सकता है तोड़ा जाए, उनको भी वार में उलझाया जाए। और जो स्थिति आज के दिन में बनी है, क्या नाटो के सारे देश समर्थन में एक साथ आकर के खड़े हो जाएंगे? सर, आपने क्योंकि रूस के बाद की खबर इसी से जुड़ी हुई है, मैं ये खबर बता दूं, रूस सपोर्ट कर रहा है ईरान को और उन्होंने अपनी एक खतरनाक मिसाइल ईरान को गिफ्ट की है। ये इसी से जुड़ी हुई, क्योंकि आपने जब बात कही कि रूस कैसे सपोर्ट कर रहा है, इस्कंदर जो है वो उसकी खतरनाक मिसाइल है, ये उन्होंने मिसाइल सिस्टम ईरान को गिफ्ट किया है। बिल्कुल, तीनों के बीच में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और वो चौथा भारत को लाना चाहते थे कि चौथा भारत भी उस खेमे का हिस्सा बन जाए। लेकिन भारत के साथ दिक्कत क्या है कि वो चीन के साथ उसके संबंध उतने अच्छे नहीं है और जो डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता हुआ दिख रहा है और काफ़ी खटास है रिश्तों में, डोमिनेंस को लेकर के भी है, रीजन में डोमिनेंस को लेकर के और बाकी जगह भी आउटसाइड रीजन भी डोमिनेंस को लेकर के। तो इसलिए वो आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण इन दोनों का एक साथ नहीं आ पाना होता है। नहीं तो चाहते तो थे कि ये ट्राइका के साथ चतुष्कोण भी ये बन ही जाए। दूसरी बात जो है, खामेनेई ने अपने जो पब्लिक सर्वेंट हैं वहाँ के, उसकी सैलरी 43% बढ़ा दी है और जो फूड सब्सिडी है, फूड पर जो सब्सिडी है उसको भी काफी बढ़ा दिया है। तो कंटेन करने की कोशिश वो कर रहे हैं, खामेनेई कर रहे हैं। लेकिन यदि आपके 31 प्रांत में से 17 प्रांत में यदि लोग सड़कों पर हों, विश्वविद्यालय के छात्र सड़कों पर हैं, ऐसा नहीं है कि सामान्य आदमी, शॉपकीपर्स, जिस बाजार की आप बात कर रहे हैं वहां शॉपकीपर्स ने शटर डाउन कर दिया है। अब कोई भी व्यापारी अपना शटर डाउन नहीं करना चाहता है क्योंकि उसको पता है। लेकिन
कहीं ना कहीं वो इस मूवमेंट के साथ आम जनता जो है वो जुड़ रही है, आम जनता खड़ी हो रही है। यही कारण है कि आपको इतना दिन प्रोटेस्ट जो है वो प्रोलॉन्ग दिख रहा है। 25 मृत्यु हो चुकी है, इसके बावजूद भी लोग सड़क से बाहर लौटने के लिए तैयार नहीं है। वाकई में अमेरिका के लिए निश्चित इतना तौर पे आसान होता तो कल जैसे एक खबर बांग्लादेश भी में आई किया थी था कि वैसे ही कर खामनेई जो लेते। है वो रसिया भागने की तैयारी कर रहे हैं। जी, जैसे हमने मादर- डिस्कस भी किया था कल इसे अपने कार्यक्रम में ही, और वाकई में अमेरिका के लिए इतना आसान होता। आपने जहां से बात शुरू की, वेनेजुएला नहीं है, कर लेता। आसान नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहा है। बांग्लादेश में जैसे आसानी से कर लिया, जैसे श्रीलंका में हो गया, या जैसे आप यूँ पाकिस्तान में कह ले, अपने हिसाब से वहाँ की सरकार को चला रहे हैं। ईरान उसके हाथों की कठपुतली अभी तो बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और इतना आसान भी नहीं है खामेनेई को हटा देना। लेकिन हाँ, वहाँ की जनता चाहती है, और जब तक वो जनता सड़क पर रहेगी तब तक खामेनेई का जीना मुश्किल जरूर रहेगा। बात हमारे पड़ोसी मुल्क की भी कर लें। यूनुस सरकार बांग्लादेश को पूरी तरह से जिहाद के रंग में रंग चुकी है। यूनुस सत्ता में रहें या ना रहें, बांग्लादेश में जिहादियों की पौबारा हो चुकी है। अनलीश कर दिया है उन ताकतों को जिसकी वजह से वहां पर अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं। हिंदुओं के लिए बांग्लादेश किसी कब्रगाह की तरह बन गया है, जहां रोज हिंदुओं की मौत हो रही है। एक और हिंदू की हत्या से पूरे देश में गुस्सा है। उस देश में नहीं, यहाँ हमारे भारत में गुस्सा है, क्योंकि वहां तो आवाजें ही नहीं उठ रही हैं। हिंदू युवक की हत्या का यह ताज़ा मामला बांग्लादेश के नौगांव जिले के महादेवपुर का है। इस बार एक हिंदू के ऊपर आरोप क्या लगाया गया कि वो चोरी कर रहा था। चोरी का आरोप लगाते हुए कट्टरपंथियों की यह हिंसक भीड़ उसके पीछे दौड़ पड़ी। वो क्या करता? इस हिंदू युवक का नाम है मिथुन सरकार, उम्र 25 साल। हमले से खुद को बचाने के लिए उसने एक नहर में छलांग लगा दी, और फिर जब पानी में वो डूबने लगा तो उसने बचाने के लिए लाख गुहार लगाई, लेकिन इसके बावजूद कोई बचाने के लिए नहीं आया, और फिर डूबने के कारण मिथुन की मौत हो गई। वहाँ की जो तस्वीरें हैं, फिर जैसे बाकी हिंदुओं के परिवार वाले रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, वैसे मिथुन के परिवार वाले भी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। बॉडी रिकवर कर ली गई है। टारगेट जमातियों का सेट ही है कि हिंदुओं को मारना है। पता नहीं वहाँ कब चुनाव होंगे, कब सरकार बनेगी, किसके हाथों में शासन जाएगा, कि कत्लेआम बंद होगा। समीर जी, रोज हम एक खबर देखते हैं कि रोज एक हिंदू को वहाँ मारा जा रहा है, किसी को जिंदा जला रहे हैं, किसी को पकड़कर मारकर उसको जला दिया जा रहा है। और जिस तरह की जो घटनाएं बढ़ते जा रही है, तो ये डर लग रहा है कि क्या बांग्लादेश स्टेज पर चला गया है, कि अब हिंदुओं के खिलाफ एक सामूहिक नरसंहार करने की वहाँ के कट्टरपंथी सोच रहे हैं कि इकट्ठा करके हिंदुओं को मारा जाए। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं और हिंदू समाज वहाँ जिस तरीके से डर कर जी रहा है, अब भारत सरकार को कम से कम कड़ी चेतावनी यूनुस सरकार को देना चाहिए। यूनुस को कहना चाहिए कि भाई अब बहुत हो गया है, रोज वहाँ पर हिंदू मारा जा रहा है और आपकी सरकार और आपका प्रशासन मुख दर्शक बना हुआ है। आप इस पर तत्काल लगाम लगाइए। ये नहीं कहा हो सकता कि 12 फरवरी तक हम चुनाव का इंतजार करें कि भी बांग्लादेश में सरकार आएगी, उसके बाद हिंदुओं पर अत्याचार होने कम हो जाएंगे। इससे क्या गारंटी है? 12 तारीख को चुनाव के बाद हो सकता है कट्टरपंथी सत्ता में आ जाए और वो तेज हमले हिंदुओं के ऊपर कर दे। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को अब बहुत इस पर सख्त अपना एक संदेश बांग्लादेश के यूनुस प्रशासन को भेजना चाहिए कि भाई केयर टेकर अभी आप वहाँ पर हो, जितने जल्दी हो सके आप वहाँ पर इन कट्टरपंथी तत्वों पर लगाम लगाइए और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। मुझे लगता है विदेश मंत्रालय इस मामले में अपनी बात कह रहा होगा, लेकिन अब वक्त आ गया कि थोड़ी कठोरता के साथ अपनी बात बांग्लादेश को बताई जाए और कहा जाए कि अगर असफल रहते हो वहाँ पर हिंदुओं की हिफाजत करने में, तो भारत प्रशासन को या भारत सरकार को समय नहीं लगेगा वह हिंदुओं की सुरक्षा करने के लिए। तो ये जब डर उनको लगेगा तभी वहां हिंदुओं की सुरक्षा होगी। इस तरीके से हम रोज इस तरह की घटना सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, हम डिबेट करते रहेंगे और रोज हमारे वहां के हिंदू नागरिक वहां डर के माहौल में जी रहे हैं। रोज मारे जा रहे हैं, वहां महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, युवाओं को मारा जा रहा है। मुझे लग रहा है ये अब हद से बाहर बात हो रही है। क्योंकि भारत सरकार हिंदुओं को के इसे साथ गंभीरता से जो लेना वहां चाहिए। पर हरकतें हो रही हैं, उसी की वजह से मुस्तफिजुर रहमान को यहां आईपीएल से भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। चूंकि ये खबर बांग्लादेश से ही जुड़ी हुई है तो मैं जरा ये खबर आपको बता दूं। इस पर जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसने आईसीसी से शिकायत की थी। ये तो आपको ध्यान होगा कि सुरक्षा चिंताओं को लेकर इस पर आईसीसी का जवाब भी आ गया है। और बांग्लादेश की टीम जो ये कह रही थी कि हम इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दें, हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, इस तरीके के जितने भी अल्टीमेटम थे, बोर्ड ये कह रहा है कि जितने भी आयोजन हैं वो नियमों के आधार पर ही होंगे। सुरक्षा, व्यवस्था, कल्याण सब कुछ नजरिए में रखते हुए जो प्रोग्राम है उसे वैसे ही आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये बांग्लादेश की स्थिति है। अब चाहे वो अपने देश में मुसलमानों
के हितों की रक्षा कर पाएं, हिंदुओं के हितों की रक्षा कर पाएं या ना कर पाएं, आईसीसी अपने तरीके से चलेगी तो ये गीदड़ भपकी कहीं और जाकर दे वो। अच्छा, बांग्लादेश पर पूरी तरह से पाकिस्तान का कैसा कब्जा है, उस मानसिकता का कैसा कब्जा है, वो हम देख रहे हैं। जिस पाकिस्तान से उसे भारत ने आज़ादी दिलाई, उसी के साथ मिलकर अब वो भारत के खिलाफ कैसे साजिश रच रहा है, इसका एक और सबूत आपके सामने रखती हूँ। बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल पाकिस्तान दौरे पर हैं। हसन महमूद खान ने पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। ये तस्वीरें भारत के लिए इसलिए चिंताजनक है कि दोनों ही मुल्क हमारे पड़ोसी हैं। अब दोनों मिलकर एक साथ हमें चुनौती दे रहे हैं। एक वक्त में ये मुलाकात काफ़ी मायने रखती है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान का तिल मिलाना, दूसरी तरफ बांग्लादेश के जिहाद में कि जो आंधी इस वक्त वहाँ चल रही है, उसका नुकसान सबसे ज़्यादा हिंदू समाज को हो रहा है। अब आप चाहें पाकिस्तान के रेफरेंस में बात कर लें। पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कैसे घटते घटते 3% पर आ गई, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हो सकता है उससे भी कम हो रही है, 3% तक आ गई है कहाँ के? पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या। और वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में जो जमाती खतरे की घंटी बजा रहे हैं। एक छोटा सा रिएक्शन इसी पर विजय जी, ये मुलाकात फौज वाली साठगांठ गंभीर है, आपने सही बात कही। चिंता की बात हो सकती है हमारे लिए, चिंता नहीं हो तो भी हमें इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है कि किस तरह से हो रहा है। लेकिन ये शुरुआत हुई थी, हमने शायद पहले भी इस बात का जिक्र किया कि जब एससीओ की बैठक चाइना में हो रही थी तो वहाँ चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में बैठक हुई रक्षा सौदों को लेकर, रक्षा समझौतों को लेकर, और उसी का ये एक्सटेंशन है कि किस तरह से किया जा रहा है। अभी आप चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान के एयर चीफ्स को देख रहे हैं, चीन भी इसमें शामिल हो सकता है। तो ये हमारे लिए चिंता की बात है, क्योंकि पहले ही हमारे पास ये ट्रायंगल डबल फ्रंट तो खुले हुए हैं, 2 फ्रंट्स तो खुले हुए हैं, पाकिस्तान का और चाइना का। बांग्लादेश का भी यदि इस तरह से खुलता है, अभी उन्होंने एक सैनिक अभ्यास भी ज्वाइंट किया है, जी सर, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश ने की है। तो तीनों चीज़ों पर भारत की, जाहिर है भारत सरकार की नज़र होगी, सेना की भी हमारी नज़र होगी, लेकिन चिंता की बात है कि क्या भारत इसमें कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि कैसे वो, अब ये तय तो बांग्लादेश को करना है ना, अब किस तरह से वहाँ पर होगा यूनिट सरकार। इसलिए मैंने कहा सर, जल्द चुनाव हो, किसी पार्टी के हाथ में कमान जाए, जमातियों के हाथ से कमान निकल कर बिल्कुल किसी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में जाए, जिनसे कम से कम आप बात तो कर सके, नेगोशिएट तो कर सकें सर। शो का समय, लेकिन तारिक रहमान ने एक बड़ी बात कही है। तारिक रहमान ने कहा 1971 के बिना बांग्लादेश का अस्तित्व नहीं है, चर्चा अधूरी है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, बीएनपी चाहे जैसे हम देखें, लेकिन अगर तारिक रहमान सत्ता में आते हैं और जमातियों का थोड़ा हिस्सा कम रहता है, दबाव कम रहता है, तो शायद बहुत सी चीजें बदलेंगी। आज कहानी कुर्सी के में इतना ही। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब, समीर जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।